नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष तंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण पक्ष में पुत्र प्राप्ति के विषय में। इससे पहले हमारे चैनल पर शुक्ल पक्ष से पुत्र प्राप्ति की वीडियो भी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। किस प्रकार शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में डेट निकाली जाती हैं और ये सभी टाइप की वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि केवल शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति से काम नहीं चलेगा, आपको ट्राई करने के लिए दिन निकालने भी आने चाहिए। उसके बाद ही आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। एक चैनल पर पुत्र प्राप्ति की फुल गाइड वाली वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपको क्या क्या स्टेप उठाने हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है, ट्राई करने से पहले क्या करना है, ट्राई करने के बाद में क्या करना है, वो सब चीज दी हुई हैं। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण पक्ष में पुत्र प्राप्ति के विषय में। इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो मिलेगी कि कृष्ण पक्ष में अगर आप ट्राई करते हो, गर्भाधान होता है तो किस प्रकार की संतान होगी। कृष्ण पक्ष में ट्राई करने से पहले या शुक्ल पक्ष में ट्राई करने से पहले आपको पक्ष की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एक दैनिक पांचांग होता है, मतलब डेली का एक कैलेंडर होता है। ठीक है, कैलेंडर नहीं बोल सकते, पांचांग ही बोलते हैं उसे। एक मासिक होता है, मासिक मतलब मंथली। हम हिंदू कैलेंडर की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी कैलेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ दैनिक पांचांग में एक दिन का विवरण होता है, वहीं जो है जो मंथली कैलेंडर होता है हिंदू कैलेंडर, उसमें पूरे महीने का विवरण होता है। विवरण क्या होता है? मासिक कैलेंडर यानी कि जो मंथली कैलेंडर होता है हिंदुओं का, उसमें 30 दिन होते हैं, लगभग सभी में 30 दिन होते हैं। ये 30 दिन जो है दो पक्षों में दर्शकों बटे हुए होते हैं। ठीक है, 15 दिन एक पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं और बाकी जो 15 दिन बचे हैं उसे जो है हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। मूलतः चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, कलाएं मतलब रोशनी जो होती है, उसके आधार पर ये पक्ष होते हैं। जब रोशनी बढ़ रही होती है यानी कि चंद्रमा का आकार बढ़ रहा होता है, तो उसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। शुक्ल मतलब उजला, गोरा, रोशनी वाला। और जब चंद्रमा की कलाएं घट रही होती हैं यानी कि चंद्रमा का आकार घट रहा होता है, तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घट रही होती है, रोशनी घट रही होती है और आकार भी घट रहा होता है। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के बीच यानी कि पूर्णिमा से यदि हम चलते हैं और अमावस्या तक पहुंचते हैं, तो वो जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। क्योंकि पूर्णिमा को चांद पूरा हो जाता है, इसीलिए इसे पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चांद घटना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष मतलब काला पक्ष। काले से मतलब ये है कि रोशनी धीरे धीरे चंद्रमा की कम होती चली जाती है और धीरे धीरे अंधेरी रात आ जाती है, काली रात आ जाती है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अमावस्या की तिथि आने तक 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। मेनली एक अवधारणा है ज्योतिष में कि भाई कृष्ण पक्ष में जो शुभ काम होते हैं, जैसे पूजा पाठ के हो गए, व्रत आदि हो गए, इस टाइप के जो है कोई अनुष्ठान हो गए, वो सब चीजें नहीं की जाती हैं। तो ये चीज वहीं से चलती हुई आ रही है कि भाई अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आप कृष्ण पक्ष में ना करो, शुक्ल पक्ष में करो, क्योंकि ये अशुभ होता है। लेकिन आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये इनके इनकी कुछ खास स्थितियां ही अशुभ होती हैं कृष्ण पक्ष की, पूरा कृष्ण पक्ष अशुभ नहीं होता है। ठीक है, ज्योतिष में तो ये अवधारणा है कि कोई शुभ काम करना इसमें वर्जित होता है, क्योंकि इसमें ये ज्योतिषीय कारण है, चंद्रमा की जो घटती हुई कलाएं हैं इसका कारण दिया गया है। पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, उसकी जो कलाएं हैं वो घटती रहती हैं, यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। चंद्रमा का आकार और प्रकाश में कमी आने के कारण रातें अंधेरी होने लगती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसी कारण से जो है कृष्ण पक्ष इतना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा दर्शकों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण
होता है, इसीलिए जो है इसे कृष्ण पक्ष को थोड़ा गलत माना गया है, शुभ नहीं माना गया है। अब बात करते हैं कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष में 15 दिन आते हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो पहली तिथि होती है वो पूर्णिमा ली गई है, और उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे करते करते एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तक ये डेट जो है पहुंचती हैं। दर्शकों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग देख रहे होंगे। ये हरा रंग है और ये पीला रंग है और यहाँ लाल रंग है। ये जो मैंने अलग अलग टाइप के रंग दर्शाए हैं, ये शुभता और अशुभता के संकेत हैं। चंद्रमा की दर्शकों 3 स्थितियां होती हैं, एक पूर्ण, एक क्षीण और एक मृत। पूर्ण, क्षीण और मृत। पूर्ण का अर्थ होता है जब चंद्रमा की रोशनी आसमान में पूरी हो। क्षीण मतलब कमजोर हो, यानी कि उसकी रोशनी कम हो। मृत मतलब बिल्कुल डेड, कि उसकी रोशनी ही नहीं है आसमान में, उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो जो ग्रीन वाली डेट दिखाई गई है, जो ग्रीन वाली तिथियां दिखाई गई हैं, ये शुभ हैं, इनमें चंद्रमा पूर्ण होता है। जब पूर्णिमा के बाद की जो तिथियां होती है, उसमें जो चंद्रमा का आकार है, जो रोशनी है, वो धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे घटती है। तो जो पहली तिथि है वो प्रतिपदा है, फिर द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी और पंचमी। ये जो है ये पूर्ण चंद्रमा के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इनमें जो चंद्रमा होता है वो शुभ होता है। उसके बाद आती है छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी। इनमें जो चंद्रमा होता है वो क्षीण होता है। क्षीण मतलब कमजोर, जैसा हमें फल चाहिए वैसा नहीं मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं 100% फल ना मिलकर हमें जो मिलेगा वो 50% फल मिलेगा। किसी भी चीज का जो शुभता है वो 50% रह जाती है। और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी और त्रयोदशी जो तिथियां हैं, इसमें जो चंद्रमा होता है वो मृत्य होता है। इसमें बिल्कुल भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। दर्शकों, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि कोई भी पक्ष हो, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष हो, तो उसमें इन तिथियों में ट्राई नहीं करना चाहिए संतान के लिए। जो पूर्णिमा है उसमें गर्भाधान नहीं करना चाहिए, प्रतिपदा है उसमें भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए, और जो ये अष्टमी है उसमें गर्भाधान नहीं करना चाहिए। एकादशी को भी संतान प्राप्ति के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, और चतुर्दशी के लिए भी ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूर्णिमा, प्रतिपदा, यानी कि जो फर्स्ट जो तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसके बाद में अष्टमी, उसके बाद में एकादशी, उसके बाद में चतुर्दशी। ये कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं जिनमें हमें संतान प्राप्ति के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा तो हमने बात कर ही लिया है। अमावस्या के बाद के जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। अमावस्या के बाद में जो चंद्रमा का आकार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरी रातें चमकनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो दर्शकों धीरे धीरे ही होती है। मान लो चंद्रमा का आकार इस टाइप से, यहाँ तो बिल्कुल काला है, अमावस्या को धीरे 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 इस प्रकार से जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, और पूर्णिमा तक वो पूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा से फिर जो है अमावस्या शुरू हो जाती है। तो इसमें भी शुक्ल पक्ष में भी जो चंद्रमा मृत होता है, क्योंकि अभी अमावस्या को बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल है ही नहीं चंद्रमा, तो अमावस्या तो नेगेटिव होगी ही होगी, बिल्कुल मृत्य मृत्य माना जाएगा इसमें चंद्रमा। बिल्कुल प्रतिपदा को भी मृत्य माना गया है। उसके बाद जो क्षीण चंद्रमा होगा, जो क्षीण मतलब कमजोर चंद्रमा होगा, वो द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्दशी को, पंचमी को, छठी को, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को और दसवीं को, यहाँ तक जो है चंद्रमा क्षीण माना गया है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में जो अच्छा चंद्रमा है, जो पूर्ण चंद्रमा है, वो एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी और चतुर्दशी को माना गया है। उसके बाद दर्शकों हम देखते हैं कि हमारे पास में शुक्ल पक्ष में केवल 4 दिन है शुभ: एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी।
और कृष्ण पक्ष में हमारे पास में पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, कुल मिला के 6 दिन हैं। जो एक भ्रम लोगों ने फैला रखा है कि कृष्ण पक्ष जो है अशुभ है किसी भी शुभ काम के लिए, लेकिन उसमें भी हमारे पास में 6 तिथियां ऐसी हैं जो शुभ हैं, जिनमें चंद्रमा पूर्ण होता है। और केवल शुक्ल पक्ष में हमारे पास में 4 तिथियां ऐसी हैं जिसमें चंद्रमा शुभ है या पूर्ण है। ठीक है। और अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, या फिर जो है हम पुत्र प्राप्ति के लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से अशुभ तिथियां होंगी जिनमें हमें संतान प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की सबसे पहले तो अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा, और उसके बाद अष्टमी तिथि है जिसमें हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, एकादशी है, और फिर चतुर्दशी है। तिथियां वही हैं जैसी कृष्ण पक्ष में जो तिथियां थी वही हैं, बस उसमें वहां पे पूर्णिमा है, यहाँ पे अमावस्या है। उसके बाद प्रतिपदा, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी। अष्टमी आप जानते ही हैं माँ दुर्गा को समर्पित है, और एकादशी व्रत वगैरह वो सब होता है, चतुर्दशी भी इसी टाइप की होती है। तो इनमें जो है हमें संतान प्राप्ति के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। तो ये था दर्शकों एक बेसिक सी जानकारी पक्ष की और उनकी कुछ शुभ अशुभ तिथियों की। हमने यहाँ पे देखा संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण पक्ष में हमारे पास में 4 तिथियां ऐसी हैं जिनमें हम संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर सकते हैं, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी और पंचमी। तो ये तो हमारे पास में तिथियां हो गई, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कृष्ण पक्ष में पुत्र प्राप्ति की। तो जब कृष्ण पक्ष आएगा तो आपको तो ऐसा कैलेंडर मिलेगा ना, जैसा ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मान लो दर्शकों हम बात करते हैं जनवरी 2022 की, तो जनवरी में हमें इस प्रकार से 31 दिन मिलेंगे। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है उसमें आप देखते हैं तिथियां वाइज दी हुई होती हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान से करना है। अब हम बात करते हैं कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे हम समदिन निकालते हैं। हालांकि वीडियो चैनल पे पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपकी इच्छा के लिए। ये हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि भाई कृष्ण पक्ष में 4 तिथियां केवल ऐसी हैं जो हम संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई कर सकते हैं, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी और पंचमी। ये चारों तिथियां लगातार आती हैं, इनमें जो है चंद्रमा पूर्ण होता है, शुभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दर्शकों बात करते हैं कि किस प्रकार कृष्ण पक्ष में पुत्र प्राप्ति के लिए हम डेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर लोगों को डेट निकालना नहीं आएगा, वो केवल उन्हीं तिथियों पर फोकस करेंगे। साथ में हम जान लेते हैं कि हम डेट कैसे निकाल सकते हैं। मान लो दर्शकों किसी भी स्त्री का जो मासिक धर्म है वो जनवरी को आता है। सबसे पहली बात करते हैं 1 जनवरी की। किसी भी स्त्री को अगर 1 जनवरी को पीरियड आते हैं और वो चाहती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए डेट निकाले या ट्राई करे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो हमने नियम बताया है कि सम दिन निकालने हैं। दर्शकों बात करते हैं डेट निकालने की, क्योंकि हमने 4 तिथियां ऐसी जानी जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं कृष्ण पक्ष के लिए। लेकिन केवल तिथियों से काम नहीं चलेगा, हमारे पास में डेट निकालनी भी आनी चाहिए। केवल तिथियों से काम नहीं चलेगा, हमें सम दिन भी निकालने आने चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि पुत्र प्राप्ति केवल सम दिनों में संभव हो पाती है। अब मान लेते हैं किसी भी महिला का जो पीरियड आया है, जो मासिक धर्म आया है, वो 1 जनवरी को आया है और दिन में आया है मान लो 1 बजे, दिन में 1 बजे। अभी हम केवल दिन के बारे में जान रहे हैं। जब किसी महिला के जो पीरियड आते हैं वो दिन में आते हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं। रात का थोड़ा अलग नियम है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। आप ये समझ सकते हो यहीं पे कि रात के 12 बजे तक अगर पीरियड आते हैं, रात के 12 बजे तक, तो भी यही नियम लगेगा। अब बात करते हैं यदि किसी महिला के पीरियड 1 तारीख को आए हैं जनवरी को, तो पुत्र प्राप्ति के लिए डेट कैसे निकालें। पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने एक नियम बताया हुआ है कि जिस दिन पीरियड आए उस दिन से गिनकर सम दिन गिन लो। सम दिन गिन लेंगे तो हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये हमारे पास में सम दिन आ गए। लेकिन साथ में एक रूल है, शुरू के
1 हफ्ते यानी कि 7 दिन हमें संतान प्राप्ति के लिए ट्राई नहीं करनी चाहिए। अच्छी भाग्य वाली संतान नहीं होती है, अच्छे चरित्र की संतान नहीं होती है, भाग्यवान वो नहीं होती है। उसके बाद आता है 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख। इस प्रकार हमारे पास में 5 डेट आ गई। 8 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी और 16 जनवरी। अब हमें अपना हिंदू पंचांग देखना है कि 8 जनवरी को जो हमने ये डेट बताई हैं, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं। 8 तारीख को द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी, पंचमी अगर पड़ रही हैं, 8 को, 10 को, 12 को, 14 को, 16 को, तो आप ट्राई कर सकते हैं पुत्र के लिए। ठीक है, ये इसका नियम है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, क्योंकि इजी नहीं है। बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि ये हमारी डेट निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। ये इतना इजी नहीं है। दर्शकों, अब मानते हैं किसी महिला के जो पीरियड आए हैं वो 4 जनवरी को आए हैं। 4 जनवरी को आने पर कैसे निकालेंगे? 4 जनवरी से हम जो सम दिन हैं उनकी काउंटिंग शुरू करेंगे। सम दिन कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दर्शकों, बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सम दिन के साथ साथ में सम डेट भी होनी चाहिए। सम डेट ये हो गई जो अब निकल के आई हैं, ये जो यहाँ पे आज जनवरी के कैलेंडर आप 10, 12, 14 देखेंगे, ये सम डेट होगी। लेकिन हमें सम डेट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा भाग्य है कि सम डेट भी निकल के आ गई। लेकिन हमें सम दिन काउंट करने होते हैं, ना कि सम तिथियां, ना कि सम डेट। हमें सम दिन गिनने होते हैं। 4 तारीख से अगर हम गिनेंगे, क्योंकि जिस दिन पीरियड आते हैं उस दिन से गिनते हैं। अगर दिन में पीरियड आए, रात के 12 बजे तक भी आए हैं, तो भी यही नियम लागू होगा। तो अगर हम यहाँ से गिनते हैं तो सम दिन जो होंगे वो 2, 5, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 तारीख को पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि शुरू के जो 7 दिन होते हैं वो संतान प्राप्ति के लिए अच्छे नहीं होते। तो हम शुरू के 7 दिन छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दिन छोड़ने के बाद में जब हम ये 7 दिन छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास में डेट आती हैं वो बचती हैं 11, 13, 15, 17 और 19। ये डेट हमारे पास में बचती हैं जो सम दिन थे। जो सम दिन थे कहाँ से? 4 जनवरी से। सम दिन आ गए, ये आ गए हमारे पास में पुत्र प्राप्ति के लिए। अब मान लो ये जो हमारे पास में डेट निकल के आई हैं, मान लो ये कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं तो आपका काम हो गया। फिर आपको देखनी है कि फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई इनमें 11, 13, 15 को किसी में द्वितीय तिथि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। पड़ रही है तो आप उसको ट्राई कर लो। तृतीय तिथि देखो आ रही है नहीं आ रही है। फिर चतुर्थी देखो आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, इस प्रकार जो है, और साथ में पंचमी भी आ रही है या नहीं आ रही है। इस प्रकार जो है आप ट्राई कर सकते हो। सम दिन निकालने के बाद में, डेट निकालने के बाद में आप जो है ट्राई कर सकते हो। दर्शकों, रात्रि के लिए अगर किसी के पीरियड रात को आते हैं उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ आप, ये मैंने 4 क्वाड्रेंट यानी कि एक सर्किल के 4 हिस्से करके आपको बताए हैं। बेसिकली ये जो है, ये नियम जो है रात के लिए लागू होगा। दिन में अगर पीरियड आते हैं तो कोई झंझट नहीं है। अगर रात को यानी कि शाम को, इसमें एक चीज और है। मान लो सूर्यास्त 7 बजे होता है, ठीक है, और सूर्योदय होता है 6 AM। तो जो रात्रि का जो समय है ये कितना हो गया? ये हमारे पास आ गया 11 घंटे का। 11 घंटे हमारे पास में आ गए, पूरे पूरे 11 घंटे। लेकिन यहाँ पे मैंने बेसिक नियम बताया है जब रात पूरी 12 घंटे की है। लेकिन हमेशा रात 12 घंटे की नहीं होती, कभी 11 घंटे की, कभी 10:30 घंटे की, कभी 11:15 घंटे की, इस प्रकार। तो जो रात्रि का जो समय है उसके 4 हिस्से करने हैं। जब आप 11 घंटे के 4 हिस्से करोगे तो आपको 4 क्वार्टर प्राप्त होंगे। 4 दूनी 8, 3, 4 सत्ते 28, पौने 3 घंटे, पौने 3 घंटे
2 सही 3/4 पौने 3 घंटे की जो है एक एक क्वार्टर बनेंगे। अगर रात्रि 11 घंटे की है तो पौने 3-3 घंटे के 4 क्वार्टर बनेंगे। तो इस प्रकार आपको विचार कर लेना है। तो मान लो ये फर्स्ट क्वार्टर है, अगर रात 12 घंटे की है तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर किसी के पीरियड आते हैं तो वो जो डेट इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चल रही है वही पहला दिन होगा। ठीक है, वही पहला दिन आपको सम डेट निकालने के लिए रखना है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो सेकंड हिस्सा है रात का उसमें अगर किसी के पीरियड आते हैं तो भी वही डेट लेनी है आपको जिस डेट में पीरियड आए हैं। रात के 12 बजे से पहले पहले जो डेट लगी हुई है उसी में आपको पहला दिन काउंट करना है। अब मान लो किसी को रात के 12 बजे पीरियड आए और मान लो वो डेट है 1 जनवरी। ठीक है, 12 बजे से 3 बजे तक अगर पीरियड आते हैं तो आप देखोगे रात के 12 बजे के बाद में जो है 1 जनवरी डेट लग चुकी है। ठीक है, तो दर्शकों ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो बहुत से लोग इसे जो पहला दिन गिन लेंगे वो 1 जनवरी गिनेंगे, लेकिन नहीं। हमारा इंग्लिश कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा हिंदू कैलेंडर से लेना देना। ब्रह्म काल में हमारी जो है तिथि बदलती है, हमारा दिन बदलता है। तिथि नहीं बोल सकते, हम दिन बोलेंगे। दिन हमारा जो बदलता है हिंदुओं का वो ब्रह्म काल पे बदलता है, सूर्योदय के समय बदलता है। तो लेकिन ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर किसी का पीरियड इसमें आता है तो डेट वही लेनी है जो 12 बजे से पहले थी दिन गिनने के लिए। तो 12 बजे से पहले डेट कौन सी थी? तो आप देख सकते हो 1 जनवरी से ठीक पहले जो थी वो 31 दिसंबर थी। तो 31 दिसंबर पीरियड का पहला दिन गिना जाएगा। जो सम दिन की जो आप काउंटिंग करोगे वो 31 दिसंबर से करोगे, ना कि 1 जनवरी से। 1 जनवरी से करने बैठ जाओगे तो गलती हो जाएगी। इसीलिए ये जो समय है ये इतना क्रिटिकल है, इतना पेचीदा है। अगर किसी के पीरियड 2 से 4 बजे तक आते हैं तो उन्हें वो समय छोड़ देना चाहिए। 2 AM से 4 AM तक अगर किसी के पीरियड आते हैं तो उसे संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर 4 से 6 के बीच में आते हैं तो क्योंकि सूर्य उदय का समय हो चुका है, ब्रह्मकाल हो चुका है, जो 12 बजे के बाद डेट लगी है वही पहला दिन गिना जाएगा। मान लो 1 जनवरी को सुबह 4 से 6 के बीच में किसी के पीरियड आते हैं तो वो जो पहला दिन गिनेगी वो 1 जनवरी से गिनेगी। ठीक है, कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और 2 से 4 बजे के आसपास है। 2 से 4 बजे का जो समय है, क्योंकि समय बदलता है, जो क्वार्टर है वो बदलता है। इस प्रकार जो है आप ध्यान दे सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार जो है कृष्ण पक्ष में आप ट्राई कर सकते हैं। दो मेन चीज है इसमें। सबसे पहले तो शुभ तिथियां निकालना। शुभ तिथियां मैंने बता दी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, और उसके बाद सम दिन निकालना। सम दिन भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद आप अपने अंग्रेजी कैलेंडर में देखकर टिक कर लें कौन से दिन बन रहे हैं कौन से नहीं, और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आप डेट निकालने के लिए या दिन निकालने के लिए कमेंट ना करें। अगर कोई और कंफ्यूजन है तो उसके लिए, क्योंकि इसके लिए जो है आपको प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको डेट निकलवानी है तो आपको प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ेगा, डेट, तिथि वगैरह सब कुछ। तो दर्शकों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अंत में विदा लेते हैं, नमस्कार।